लास्ट वाले में तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, अक्षांश वाले में कुछ भी है दिक्कत? आपने पढ़ा हो तब दिक्कत तो आए। दिक्कत क्या हो रखा है? 10th ही है से PS का, ठीक है। तो स्टार्ट करें। अक्षांश वाले में तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। अक्षांश क्या है, अक्षांश कहते हैं किसे, डेफिनेशंस वगैरह सब क्लियर है। अक्षांश किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मान करके प्रत्येक डिग्री पर खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। और दो समान अक्षांशों को मिलाने वाली जो काल्पनिक या कल्पित रेखा है उस रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइन कहते हैं। पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या 181, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। ग्लोब पर अक्षांश और अक्षांश रेखाओं की संख्या में कमी का मुख्य कारण पृथ्वी का जियोड शेप में होना, जिसके कारण जो नॉर्थ पॉइंट है और जो साउथ पॉइंट है वो दरअसल हमें पॉइंट्स के रूप में देखने को मिलते हैं, ना कि लाइंस के रूप में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा है कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसके उत्तरी भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है, ठीक है। फिर वो एक सवाल था, कौन सा सवाल है कि कौन से दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं? शुक्र और अरुण है जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह वेस्ट टू ईस्ट की ओर घूमते हैं, ठीक है। फिर किस रेखा का कितना महत्व है, कौन सी क्या है चीजें, डिस्टेंस कितना है, इनका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग किस में कर रहे हैं? क्लाइमेट के संदर्भ में। ये ये हवा वाला नहीं है, ये तो सूर्य वाला स्थिति है। अच्छा, वो ब्लैक होल की घटनाएं अलग है। तो कल वाला सेव नहीं हो रखा है क्या? कौन सा ये डेट वाला? देखिए, एक डेट है हमारे पास में 21 मार्च है। इस 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती है? इक्वेटर लाइन पर पड़ती है। और मैंने कहा कि सूर्य एक महीने में लगभग 8 डिग्री नॉर्थ या फिर एक महीने में लगभग 8 डिग्री साउथ की तरफ में क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो अगली डेट एक हमारे पास में आ जाती है 21 जून, जिस समय सूर्य की सीधी किरणें, लंबवत किरणें, हाँ प्रैक्टिकल, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, अपने क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं आ जाइए, क्या दिक्कत है, यूट्यूब पे डाल दूंगा। और देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, सूर्य एक जगह स्टेबल है, इन अर्थ में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अब ये मूवमेंट कैसे होता है, ये सन बीच में है, तो पहली डेट आ गई अपने पास में 21 मार्च है। तो इस समय हमने कहा कि सूर्य इस इक्वेटर लाइन पर क्या है, लंबवत है, तो सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ रही है, इक्वेटर लाइन पर पड़ रही है। अब ये अर्थ तो रोटेशन होकर इधर आ गया, तो अब ये जो इक्वेटर लाइन है ये यहाँ है, जबकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ है। अब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पर पड़ रही है, तब फिर वापस घटनाक्रम वही आ गया, सूर्य की सीधी किरणें वापस कहाँ पर पड़ रही है, 0 डिग्री पर। और अब क्या होगा, अब ये कर्क रेखा है, ये इक्वेटर लाइन है, जबकि ये 23.5 डिग्री साउथ है। अब सूर्य की सीधी किरणें किसके साथ कहाँ पर आ गई, 23.5 डिग्री। तो ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने के कारण या फिर सूर्य के चारों ओर रोटेशन करने के कारण ये चीजें हमें देखने को, हाँ, रातों में परिवर्तन होगा। कैसे होता है देखिएगा जरा। भाई हम दो चीजों की बात करते हैं, अगर हमें देखना हो तीन चीजें देख लेते हैं एक साथ में। एक हम देखते हैं उत्तरी गोलार्ध की,
और इस समय हमारे पास में सूर्य 23.5 डिग्री नॉर्थ पर लंबवत होता है 21 जून को। ये घटनाक्रम हम ये देख रहे हैं। ये घटनाक्रम हम देख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री नॉर्थ की जगह अब क्या हो जाएगा, साउथ। और यहाँ पर है 22 दिसंबर है। इस समय सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और एक घटनाक्रम इन दोनों के बीच का मामला है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री पर है। और यह है 21 मार्च को है और 23 सितंबर। इस दो समय हमें देखने को मिलती है। अब इसके परिणाम स्वरूप हमारे ग्लोब पर क्या चीजें अलग हमें देखने को मिलती है। जब 21 जून को सूर्य की किरणें कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो क्या उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा नहीं होगा क्या? भाई गर्मी 21 जून को हमारे यहाँ पर गर्मी है, अभी ये महीना दिन बड़े होते हैं गर्मी, ठीक है। तो अभी गर्मी है तो हमारे यहाँ पर दिन क्या है, तो इसका ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, रात छोटी हो जाएगी। ये किस समय की बात है, तब गर्मी के आसपास वाली बात कर। अब इसका उल्टा कर दो, जब हमारे यहाँ पर गर्मी है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, सर्दी। हमारे यहाँ पर दिन बड़ा है तो वहां पर रात बड़ी होगी ना। और यहाँ पर दिन क्या होगा, क्या होगा। लेकिन ये कब होगा, तो यह 21 जून की बात है। 21 जून की बात है। पैरेलल चल रहे हैं ना, अपन एक साथ देख रहे हैं। अपन एक ही चीज बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पर दिन बड़ा है 21 जून को, वहां पर 21 जून को रात बड़ी है। जबकि इक्वेटर लाइन पर क्या होगा, दिन व रातें क्या होगी, समान होगी, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पर गर्मी आ रही है तब हमारे गर्मी के बाद में कौन सी ऋतु चालू हो जाएगी, वर्षा ऋतु प्रारंभ। इसका मतलब मौसम का आगमन होगा। क्यों मौसम का आगमन होगा, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के समय जो स्थलीय भाग है वो गर्म होकर के लो प्रेशर जनरेट करेगा, तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करना चालू करेगी, ठीक है। अब इसका उल्टा वहां पर क्या होगा, तब यहाँ से मौसम का वहां पर प्रारंभ हो रहा है, जबकि यहाँ से मौसम का या मानसून का प्रत्यावर्तन होगा। हाँ, यहाँ पर मानसून का क्या होगा, प्रत्यावर्तन का सीधा सा मतलब है कि मानसून का लौटना होगा। यहाँ से मौसम क्या करेगा, उस समय जाएगा। 21 जून की बात कर रहे हैं कंपेरेटिवली देखने के लिए, ध्यान, ठीक है। अब अगर उल्टा कर दो इसको, अब अगर हम बात करें यहाँ पर ये 21 जून की जगह हम बात करें 22 दिसंबर की, तो ये मामला तो कब के हैं, जून के समय का है। अब हम बात करें यहाँ पर, अब हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के समय की बात करें 22 दिसंबर में, तो यहाँ पर दिन क्या होगा, रातें क्या होगी। तो हमारे यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, दिसंबर में रातें तो बड़ी और दिन क्या हो जाएंगे। अब एक रेखा है 0 डिग्री वाली, इसे बोला है 0 डिग्री अक्षांश रेखा के तौर पर है। अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में बात करें तो भारत किस में है, उत्तर की तरफ में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और एक हमारे पास में यहाँ पर
0 डिग्री देशांतर रेखा भी है। एग्जैक्ट सही है, एग्जैक्ट सही है। हाँ, अब कौन सा देश है देखिएगा, ब्राजील है। ब्राजील का उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध में है, ब्राजील का दक्षिणी वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध में, यानी ब्राजील है। यहाँ से इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, चिली है ना, पैरागुआ है, उरुग्वे है, यहाँ के कुछ प्रमुख देश है ना। साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका में देखें तो साउथ अफ्रीका है ना, मेडागास्कर है इधर, ये यहाँ पे मोजाम्बिक है, बहुत सारे छोटे बड़े। वो तो सभी जगह है ना। वो टाइम का मामला है, वो टाइम का मामला है, वो अभी बात, हाँ, वो टाइम का मामला है, वो डेट मौसम के संबंधी मामला, वो अलग कॉन्सेप्ट है उसमें। हाँ, वो देशांतर रेखाओं के आधार पर मामला होगा। ठीक है, ये बाकी पूरा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद में ये जो आइलैंड है इसे न्यूजीलैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मामला दक्षिणी गोलार्ध है, बाकी उत्तरी गोलार्ध का मौसम अलग है। अब इसको ऐसे यहाँ पर देखते हैं अपन कि यहाँ पर अगर दिसंबर के समय बात करें, यहाँ पर रातें बड़ी है और दिन छोटे हैं, और हमारे यहाँ पर उस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें, तो यहाँ पर क्या होगा, मानसून का आरंभ, यानी कि मानसून का आगमन होगा। और इस समय यहाँ पर क्या होगा, मानसून का प्रत्यावर्तन। तो मानसून का प्रत्यावर्तन एब्सोल्यूट पूरा ही हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, जब मानसून का प्रत्यावर्तन होता है तो हम एक और चीज कई बार आपने इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ी भी होगी कि जब यहाँ से मानसून का प्रत्यावर्तन होता है तो हमारे यहाँ पर मतलब लौटता हुआ जो मानसून है ना, कई बार ऐसा सवाल पूछता है, लौटता हुआ ये बंगाल की खाड़ी से नमी या आर्द्रता को ग्रहण करता है और तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में क्या करता है, बारिश करता है। सवाल ये पूछता है कई बार के भारत में लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, और कोई पूछे कि मानसून क्यों लौट रहा है, हवाओं के प्रेशर बेल्ट में क्या होगा, शिफ्टिंग होगा, चेंजिंग होगा, इसके कारण मानसून क्या होता है, ऐसे लोग। अब वो भी एक फैक्टर काम करता है। अब इस मैप को थोड़ा, ये नहीं एग्जैक्ट में ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, हम मैप को खोल करके दिखाने में तो प्रशांत महासागर अलग अलग बताता है, जबकि वास्तविक तौर पर तो महासागर आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये भी प्रशांत महासागर का भाग है, ये भी प्रशांत महासागर का भाग है, और प्रशांत महासागर के इस भाग में दक्षिणी गोलार्ध में 3 डिग्री से लेकर के 23, 24, 25 डिग्री तक, ये पूरा जो एरिया है ना, 3 डिग्री से लेकर के 23, 24, 25 डिग्री तक, यहाँ पर एक जलधारा प्रवाहित होती है जिसे पेरू या फिर हम्बोल्ट, ये जलधारा कहते हैं। और जब पेरू और हम्बोल्ट की यहाँ पर जलधारा प्रवाहित होती, एक आपने नाम सुना होगा अल्निनो, एक नाम सुना होगा लानिनो, सुना ही है। ये अल्निनो एक प्रकार की गर्म जलधारा है, जबकि लानिनो एक प्रकार की ठंडी जलधारा है। अगर यहाँ पेरू और हम्बोल्ट के तटीय क्षेत्रों में अगर कौन सी हवा सक्रिय है, अल्निनो सक्रिय है, अगर अल्निनो सक्रिय होगी तो ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा, तो इस क्षेत्र को क्या करेगी, गर्म, और अगर क्षेत्र गर्म होगा तो प्रेशर कैसा बनाएगा, लो प्रेशर बनाएगा। अगर मान लो यहाँ पर अल्निनो सक्रिय है तो प्रेशर में यही लिख लेता हूँ, नहीं तो वहां बार बार खिचड़ी हो जाए, तब प्रेशर कैसा बनेगा, तो इस प्रेशर को भरने के लिए आसपास वाली हवाएं आएगी,
आएगी, तब यहाँ बारिश करेगी। तो भारत वाले इस क्षेत्र में जब भी मानसून आता है, हमारे यहाँ पर सेट पवने अपन ने देखी थी कल, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, उनका प्रभाव क्या हो जाता है, कम। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड का प्रभाव कम हो जाता है क्योंकि वो हवा यहीं भर गई पूरी की पूरी। तो भारत में मानसून देरी से आता है, कम प्रभावशाली होगा। हमारे सवाल एक और पूछता है कि जब अल नीनो सक्रिय होती है तब भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। अल नीनो सक्रिय होने पर भारतीय मानसून देरी से आता है और कम प्रभावशाली मानसून होगा। अब इसका उल्टा कर दो कि अगर यहाँ पर, हाँ, लेट भी आएगा, वर्षा कम भी करेगा। अब यहाँ पर अगर लानिनो सक्रिय है, लानिनो कैसी जलधारा है, ठंडी। अगर ठंडी जलधारा है तो वो गर्म करेगी या ठंडा करेगी, हाई प्रेशर जनरेट होगा। तो लानिनो के कारण यहाँ पर प्रेशर कैसा होता है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर होता है। ऑस्ट्रेलिया और इस क्षेत्र में भी हाई प्रेशर होता है, इंडोनेशिया के आसपास हाई प्रेशर होता है, पूरा का पूरा मेडागास्कर, इन सभी जगह कैसा प्रेशर जनरेट होता है। लेकिन इस थार के मरुस्थल में कैसा प्रेशर होता है, तब क्या फर्क पड़ेगा कि मानसून समय से पहले आएगा, अधिक प्रभावशाली होगा ना। तो दोनों इफेक्ट अलग अलग है, टकराती है ना एक दूसरे के साथ में। जहां पर हवाएं टकराएगी तो वहां बारिश होगी। अगर समुद्री जलधाराएं टकरा रही है, समुद्रों में भी तो हवाएं चल रही है, वो पछुआ पवने वो जहां पर टकराती है वहां पर प्रेशर जनरेट होता है ना। जहां से फैलेगी वहां हाई प्रेशर है, जहां टकराएगी वहां पर लो प्रेशर है, जहां लो प्रेशर है वहां पर बारिश करेगी। तो हमने लिखा था कल वाली, ऐसे लिखा होगा कि इस इक्वेटर लाइन पर लो प्रेशर जनरेट होता है, लो प्रेशर होता है, और यहाँ पर भी लो प्रेशर जनरेट हो रहा है मान लो। अब ये दोनों हवाएं टकरा रही है ना, तो यहाँ पर बारिश होगी ना, वर्ष भर बारिश होगी ना। कारण ये भी है, वर्ष भर समान तापमान बना रहता है, लो प्रेशर जनरेट रहता है। अब हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करेगी, और लो प्रेशर की ओर मूवमेंट करने के कारण यहाँ पर क्लाइमेट में अपवाद बहुत है, लेकिन क्लाइमेट में कॉन्सेप्ट भी तो नहीं। अगर ढंग से समझ में आ गया जब तो मामला है ठीक, अगर ढंग से समझ में नहीं आ जाए तो पूरा मामला पीछे क्या है। और सबसे पहले इसलिए हम अक्षांश देशांतर सबसे पहले पढ़ते हैं। उसमें कारण क्या होता है कि जब मैं क्लाइमेट पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के डाउट होते हैं वो इसी अक्षांश वाले में क्या कर लेते हैं वो क्लियर। तो मुझे बाद में फिर इतना वो रामायण गाने की पूरी जरूरत नहीं पड़ती है, ताकि वो समझ जाता है कि अच्छा ये इंटरलिंकिंग वाली क्या है, क्लाइमेट अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़े फिर। ये जो देश देखना चाह रहे थे ना वो सारे के सारे ये देश रहे। ये 0 डिग्री है, ठीक है, हाँ देख ही लो, याद तो अपने को ही नहीं रहे, ठीक है। ब्राजील है, पेरू है, बोलीविया है, चिली है, अर्जेंटीना है, पैरागुआ है, उरुग्वे है, हाँ गर्मी होगी। उल्टी चीजें कर लो जो भी है उनमें, और दक्षिणी गोलार्धों में हमेशा विपरीत ये चलेगी। जब हमारे यहाँ पर मानसून आएगा तो वहां से मानसून लौटेगा, जब हमारे यहाँ से मानसून लौटेगा तो वहां मानसून चालू हो जाएगा। यहाँ गर्मी है तो वहां सर्दी है, वहां सर्दी है तो यहाँ, ये दोनों चीजें हमेशा विपरीत डायरेक्शन में चलेगी। तो यहाँ तक तो ठीक ठाक समझ में ही है। अगली हेडिंग डाल दो देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन।
कुछ चीजें मैं समझा रहा हूँ, जो मैं कहूँ उतारना वो उतार लीजिए। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल लाइन हम कहते हैं किसे, ये हमारी एक ग्लोब है और इस ग्लोब पर हमारे पास में है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर है, तो जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं, हाँ, जो भी काल्पनिक रेखाएं हैं, या फिर जितनी भी काल्पित रेखा हैं, इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी लाइन, उन काल्पनिक या काल्पित रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाओं के नाम से कहते हैं। ये तमाम देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा के समानांतर खींची, पैरेलल खींची जाती है। जो खींची तो जाती है आपके, कैसे खींच रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ की ओर, लेकिन इनको दर्शाते हैं वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट की ओर दर्शाए। अब ये रेखा दरअसल है कैसी, किस प्रकार की है, तो एक मैप से समझ लेते हैं कैसी है। इस मैप को ढंग से समझ में आ गया तो बाकी सारा मामला क्या हो जाएगा, क्लियर है। अगर ये समझ में नहीं आया, कुछ मामला क्या रह जाएगा, एक रेखा है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री अंतर रेखा। कौन सी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अभी 0 डिग्री देशांतर रेखा को बहुत सारे अलग अलग नामों के साथ में भी जानते हैं। भाई आपका डॉक्यूमेंट में कोई नाम अलग होगा, निक नेम कोई अलग होगा, घर वालों ने कोई अलग दे रखा होगा, चाहने वाले कोई अलग नाम से, और दोस्त हो सकता है कुत्ता कमीना कुछ भी कहते हैं अपने को, क्या फर्क पड़ता है, तो अलग अलग नाम है ना। वैसे इन रेखाओं के भी क्या देखने को मिलते हैं, हमें अलग अलग नेम देखने को मिलते हैं। एक नाम तो है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी रेखा का जो दूसरा नाम है, हम इसे कहते हैं ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच रेखा। इसी का ही जो तीसरा और हमें नाम देखने को मिलता है, हम इसे कहते हैं GMT लाइन। ठीक है, और हिंदी में इसका फुल फॉर्म है ग्रीन इन टाइम लाइन। नाम है ग्रीन मीन टाइम लाइन है। फिर इसके अलावा एक और इसका नाम बोला जाता है, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। और इस प्राइम मेरिडियन लाइन के लिए हिंदी में शब्द का प्रयोग करते हैं, या तो प्रधान याम्योत्तर रेखा, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा। इतने सारे नामों के साथ में हम क्या करते हैं, हाँ सारे नाम काम के। फिर इस साइड हम देखते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है 180 डिग्री, लेकिन ये क्या लिखा हो, वेस्ट। यहाँ पर हमें 180 डिग्री क्या लिखा हो, ईस्ट लिखा हुआ। यानी 0 डिग्री से इस साइड 180, 0 डिग्री से इस साइड 180, और 0 डिग्री के ये सारे क्या हैं, नाम हैं। इसे ही हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इसे GMT लाइन कहते हैं, इसे प्राइम मेरिडियन लाइन यानी प्रधान याम्योत्तर रेखा के नाम। अब इसे ग्रीनविच रेखा क्यों कहा, पहला सवाल तो यही है। लंदन का नाम सुना है,
कौन सी नदी के तट पे है? लंदन के तट पे है। मैप में तो बाद में बता, यहाँ थोड़ी ना शायद आ जाए। भाई कम से कम हमें इतना तो ध्यान रखना चाहिए, हमारे ऊपर लगभग 200 साल शासन करके गए, लगभग 200 साल का शासन किया है, तो हमें कुछ तो उनके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। तो भाई साहब थे कौन, कहाँ से पधारे थे, क्या काम किया था? इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, जो टेम्स या थेम्स नदी के तट पर हमें एक राजधानी शहर के रूप में देख मिलता है। उसी इंग्लैंड की राजधानी लंदन में एक वेधशाला है। वेधशाला को इंग्लिश में, आप इंग्लिश मीडियम के हो ना, ऑब्जर्वेटरी। ऑब्जर्वेटरी क्या होती है बता दो तो, नाम ऑब्जर्वेटरी है। लेबोरेटरी नाम सुना है? बस ऑब्जर्वेटरी और वेधशाला में फर्क कुछ नहीं होता, तो रिसर्च करने के लिए काम आती है। तो एक वेधशाला है, उसका नाम है ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, ग्रीनविच वेधशाला। और उसी ग्रीनविच वेधशाला से होकर के ये रेखा क्या है, गुजरती है, इसलिए इसे क्या बोला गया, ग्रीनविच रेखा के नाम से। एक नाम लिखा हुआ मिलता है GMT लाइन, यानी ग्रीन मीन टाइम लाइन। हमारे पास में घड़ियां हैं, क्लॉक है, कितने प्रकार की होती है? हाँ, डिजिटल और सिंपल क्लॉक। वो एनालॉग वगैरह वो छोड़ो, अपने रीजनिंग के हिसाब से बात नहीं करनी है। दो क्लॉक है, एक सिंपल घड़ी होती है, एक डिजिटल क्लॉक है। आपके हाथ में जो है वो सिंपल क्लॉक है, मेरे हाथ में है वो डिजिटल क्लॉक है। दोनों में फर्क क्या है? जिसके पीछे AM और PM दिखता है वो डिजिटल क्लॉक है, जिसके पीछे AM और PM नहीं दिखता है वो सिंपल क्लॉक है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को AM और PM के बारे में भी कभी पता होगा। पता है क्या AM क्या होता है? अब देख लीजिए, यदि हम 0 डिग्री से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो हमारा टाइम होता है ना, तो टाइम क्या हो जाता है, प्लस का मतलब बढ़ जाता है। इसीलिए इन रेखाओं को कहा जाता है पोस्ट मेरिडियन लाइन, और शॉर्ट फॉर्म में इसे, आज के बाद कोई पूछे कि PM का मतलब क्या होता है, तो पोस्ट मेरिडियन लाइन होता है। यानी जिन देशों का टाइम हमेशा 0 डिग्री से आगे की तरफ में होता है, हमेशा जब भी 0 डिग्री से आप आगे की बात करोगे तो वहां पर हमेशा PM होगा। वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहीं पे आ जाएगा, है ना। तो 0 डिग्री से जब भी आप आगे की तरफ जाओगे तब हमेशा क्या चीजें हैं, पोस्ट मेरिडियन होगा। यानी आप यहाँ खड़े हो, यहाँ से इस साइड जा रहे हो, इस साइड का मतलब कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट की तरफ में। तो अगर आप यहाँ खड़े हो ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम बढ़ेगा, अगर आप यहाँ खड़े हो और इस साइड वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम हमेशा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, कहीं से भी कहीं पर ईस्ट की तरफ जाने पर समय बढ़ता है, कहीं से भी कहीं पर वेस्ट की तरफ जाने पर समय घटता है। दूसरा आ जाएगा आगे, चिंता मत करो। दूसरा, आप किस साइड में मूवमेंट कर रहे हो, वेस्ट की साइड में, तो मैंने कहा कि वेस्ट की साइड में जाने पर टाइम में क्या आ जाएगी, कमी। तो इसे कहा जाता है एंटी मेरिडियन लाइन के, और हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में इसे AM के नाम से जान। AM और PM का जो मतलब है वो ये होता है, हम जब भी घड़ी में टाइम चेंज करते हैं डिजिटल क्लॉक में, तो उसके आगे लिखा हुआ मिलता है +5:30, पीछे लिखा हुआ मिलता है GMT, और फिर लिखा हुआ मिलेगा बॉम्बे वगैरह कहीं की भी बात, कोलकाता, न्यू दिल्ली, कुछ 3-4
जगह भारत में है, वहाँ के कहीं पर भी कुछ भी चीज़ जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा समय प्लस, प्लस का मतलब आगे किससे, ग्रीनविच रेखा से कितना आगे, प्लस 5:30, मतलब 5.5 घंटे क्या है, आगे की ओर है। 5.5 घंटे आगे की ओर हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं ना, पोस्ट मेरिडियन। फिर नाम लिखा प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम का मतलब होता है प्रधान, मेरिडियन का मतलब है याम्योत्तर या मध्याह्न कह देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर विधानसभा है, उस विधानसभा में बहुत सारे विधायक हैं, उन विधायकों में कोई एक चीफ है, मुख्य है, क्या बोल दिया उसे, मुख्यमंत्री बोला, के नाम से जाना है। फिर हमारे अभी ये इलेक्शन चल रहे हैं, के हैं लोकसभा, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन है, एमपी के इलेक्शन है। बहुत सारे एमपी चुन करके जाएंगे, लोकसभा में चुन करके जाएंगे, और लोकसभा में चुन करके जाएंगे तो उन लोकसभा के सभी सदस्यों का एक कोई प्राइम मेंबर होगा, हम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जानते हैं। तो ये बहुत सारी देशांतर रेखा है ना, यहाँ से वहां तक, उन सभी देशांतर रेखाओं में जो सबसे मुख्य देशांतर रेखा है, जो सबसे प्रधान देशांतर रेखा, उसे क्या नाम बोल दिया, प्राइम मेरिडियन लाइन के नाम से। अगला समझिए, जब हम तो छोटा बना देते हैं, ये 0 डिग्री है। अगर मैं इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा हूँ, इसकी तरफ मूवमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम बढ़ेगा, और अगर मैं वेस्ट की तरफ में मूवमेंट कर रहा हूँ तो मेरा टाइम बढ़ेगा। अब टाइम कितना बढ़ेगा, टाइम कितना घटेगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब वो कितना है वो समझते हैं। अगर मैं 0 डिग्री से 180 की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे कितनी देशांतर रेखाएं मिलेगी, 80 नहीं, हमें मिलेगी 179। और इधर भी मैं अगर जा रहा हूं तो मुझे कितनी मिलेगी, तो हमें ग्लोब पर 179 कितनी बार मिली, दो बार। तो 179 इंटू 2 कर लो, कितना हो गया, 358। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 358 तो 179 तक रेखा है। एक हमारे पास में 0 डिग्री भी तो है ना, और एक हमारे पास में 180 डिग्री भी तो है। हमारे पास में कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, मैं कोई सवाल ये पूछे है कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी, 179। ठीक है, तो हमारे पास में कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं, और इन देशांतर रेखाओं को पार करने में जो सूर्य की किरणें हैं, उन्हें 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है, लेकिन हम 23 घंटे 56 मिनट की जगह 24 घंटे मान लेते हैं। यानी कि इन 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करने में कितने घंटे का समय लगेगा, 24 घंटे का। तो 1 घंटे में सूर्य की किरणें कितने डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करेगी, तो हमने कहा 360 बटे कितना आ गया, 15। यानी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर रेखाओं को पार किया, तब आंसर क्या आया, 15 डिग्री को। तो दूसरा ये भी पूछ सकता है कि 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा। भाई 1 डिग्री में कितना समय लगेगा, तो 1 डिग्री में 1 घंटे में कितने हैं, 15। तो 1 घंटे में मिनट कितनी है, 60 मिनट में कितने डिग्री, डिवाइड बाई, तब आंसर क्या आ जाएगा, 4 मिनट का समय आएगा। यानी ये 2 फैक्ट हमारे पास में हमें ध्यान रखने वाले हैं। अगर मुझे कहीं पर भी घंटों में टाइम चेंज करना है तो मुझे 15-15 डिग्री का सहारा लेना पड़ेगा। अगर मुझे कहीं पर 1-1 डिग्री का टाइम चेंज करना है तो मुझे 4-4 मिनट का क्या लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, या तो 4 मिनट का समय आगे होगा या 4 मिनट का समय पीछे होगा। अगर मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा समय हमेशा क्या होगा, घटेगा। और अगर मैं मान लो यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा समय हमेशा क्या होगा, अगर मेरा समय घट रहा है तो एंटी मेरिडियन लाइन, मेरा समय बढ़ रहा है तो पोस्ट मेरिडियन लाइन के नाम से
जानते रहेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब सवाल कैसे पूछता है यहाँ से? अब वो सवाल पूछता है कि मानो लंदन में सुबह के 5:30 बजे हैं। सुबह का मतलब तो हम सुबह के 5:30 बजे हैं, तो वो कहेगा कि भारत में क्या समय होगा, या फिर राजस्थान में क्या समय होगा। अभी तो बात की लंदन के ग्रीनविच से ही गुजर रही है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना होता है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत और राजस्थान का मानक समय हम कहाँ से निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ये जो मानक समय है वो भारतीय मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से हम क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। और ये जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, यह रेखा उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज है, जिसे हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, इस प्रयागराज में एक जगह है मिर्जापुर या नैनी। इस नैनी से क्या किया जाता है, मानक समय का निर्धारण किया जाता है। और ये कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री है। और इस 82.5 डिग्री को हम कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ठीक है, अब ये भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ही क्यों आई, ये भी तो अपने आप में सवाल है ना, कि भाई हम 82.5 की जगह 81.5 ले सकते थे, 80 भी ले सकते थे, 82.5 ही क्यों आई, ये भी एक अपने आप में सवाल है। तो क्या कारण था कि हमने 82.5 को चूज किया था? तो उसका कारण था कि हमने विश्व को 24 टाइम जोनों में क्या किया है, डिवाइड किया है। अब वो 24 टाइम जोन कौन कौन से, क्योंकि 23.5 डिग्री को मतलब 360 डिग्री को हमने कितने घंटों में चेंज किया है, 24 घंटों में चेंज किया। तो 24 घंटों में चेंज करने के कारण ये दरअसल क्या हुआ, हमने कितने टाइम जोन में इसको डिवाइड किया, 24 टाइम जोन में डिवाइड किया। यानी प्रत्येक घंटे पर एक टाइम जोन होगा और प्रत्येक आधे घंटे पर एक टाइम जोन होगा। यानी कि हमने 24 तो बड़े टाइम जोन ले लिए, 24, तो कुल मिलाकर के हमारे पास में कितने टाइम जोन है, जो पहले वाले 24 है वो प्रत्येक एक घंटे पर है, और बाकी वाले टाइम जोन प्रत्येक आधे घंटे पर हमें देखने को है। तो अब चलिए भाई 0 डिग्री से चलते हैं पहली बार। तो 0 डिग्री के बाद में क्या आएगा, अरे आधा घंटा कब होगा, 15 डिग्री, तो 15 डिग्री के आधा क्या होगा, अरे 7.5 होगा ना। फिर 15, फिर 15 में 7.5 जोड़ो, 22.5 होगा। फिर 30, फिर 37 से ही 1/2, फिर 45, 45 के बाद में फिर 7.5 जोड़ लो, 52, 52 के बाद में 60, 60 के बाद में फिर 75, 75 के बाद में 75 के बाद में 82.5। तो भारत का मानक समय हमने 82.5 ही क्यों लिया है, क्योंकि टाइम जोन के अकॉर्डिंग हमारा मानक समय यही देखने को मिल रहा था। तो भारत में तो और भी टाइम जोन देखने को मिल सकते थे, क्योंकि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट, आप सॉरी 68 डिग्री 07 मिनट ईस्ट से लेकर के हमें 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक देखने को मिलता है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार तो यहाँ से लेकर के हमें यहाँ तक देखने को मिला है। तो अब यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, तो कौन कौन सी रेखाएं हमें मानक रेखाएं गुजर सकती थी, 82.5 में और जोड़ो 90,
90 में और जोड़ो, 97 से 1/2, तो ये हो सकता था। अब 68 के बाद में देखिएगा, 68 के, ये तो 67 तो पहले गया, तो 68 के बाद में क्या आएगा, फिर क्या ये आ सकता था क्या, 30 पे जाता ना, नहीं आता। यानी भारत से कुल कितनी मानक समय रेखाएं गुजर सकती थी, 3 गुजर सकती थी। कौन कौन सी गुजर सकती थी, 75, 82.5 और 90। लेकिन हमने किसको चूज किया है, जो भारत में बीच में हमें टाइम जोन के रूप में थी। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, और यही 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर हम टाइम का क्या करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। अगर 82.5 डिग्री के आधार पर टाइम कैलकुलेशन निकालोगे तो मल्टीप्लाई हमें किससे करना पड़ेगा, 4। भाई 82 को मैं 4 से करता हूं तो कितना, 4 8, और 8 और 4, 8 और 4। अब 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट, तो आधी डिग्री का मतलब है 2 मिनट, कुल मिलाकर कितने हो गए, 330 मिनट। किसी को घंटे में चेंज कर लो तो 5 घंटे और 30 मिनट। तो उसमें कुछ नहीं करना, हमें प्लस 5:30 को क्या करना है, ऐड। यानी कि लंदन में कितने बजे हो, सुबह के 5:30 बजे हो, तो भारत में क्या समय होगा, सुबह के 11 बजे होंगे। तो लंदन क्या हो गया, हाँ मिल जाएगी ना। ऐसा क्या हो गया, अच्छा तो उसको खोलने का आज, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब बचपन से ही ऐसे हो, सुधरोगे कब फिर। ये तो मिल जाएगी, चिंता नहीं है, अभी समझ लो थोड़ा सा, जितना आया उतना ठीक है, नहीं आया तो बाद में देख लेंगे, ऐसा क्या कर नहीं रहे हो दरअसल। देखिए फिजिकली रूप से तो यहाँ बैठे हो, लेकिन मेंटली रूप से यहाँ नहीं हो। इसलिए मैं कई बार ऐसा क्लास में कहता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो, तो लड़के बोलते हैं हाँ ठीक ठाक है। मैंने कहा शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से, बोलते हैं हाँ। और शारीरिक रूप से ठीक रहोगे तो कोचिंग आओगे, और मानसिक रूप से ठीक रहोगे तो दिमाग लगा करके सुनोगे। कहीं ऐसे होते हैं लोग, जो चीज़ें हैं ना, जब कोई समझा रहा होता है तो वो समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तब वो और इर्द गिर्द की बातों में क्या है, मतलब होता है जनरली ट्रेंड यही होता है। और जब समझाने के बाद में फिर कभी सवाल आता तो बोले सर समझ में नहीं आया था, जिस दिन समझा रहा था उस दिन तो समझने का प्रयास नहीं किया, और उसके बाद में चाहते हैं कि कुछ, भाई मैं कोई बाबा रामदेव तो हूं नहीं, तो ऐसी कोई जन्म बुट्टी दी, घोल करके पिला दी और समझ में ऐसा होता, तो फिर मुझसे पढ़ा हुआ हर व्यक्ति क्या होता, सफल होता। जबकि ऐसा सफलता का रेशियो हमेशा 1% होता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, अब तक कुछ नहीं, मैंने चालू ही नहीं किया टॉपिक। फिल्म देखे ना, बेसिक भी कहाँ है, कुछ नहीं है ये तो। हाँ ये तो पिक्चर का ट्रेलर है, अगर इसी को ढंग से पढ़ते तो चीजें और कुछ होती है। लेकिन कई बार वो कारण हमारा नहीं है ना, कारण क्या है, हमारा मतलब आपका और मेरा नहीं। तो अभी तो समझा दिया ना। देखिए एक, मैं आपको थोड़ा सा एक अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ, उसको सुनिए। एक व्यक्ति था, और उस व्यक्ति को 2 दिन बाद में फांसी की सजा होने वाली थी। उस व्यक्ति को बोला गया
कि अगर तुम्हें बचना है तो उसका एकमात्र सहारा है क्या? तो कि हम आपको कोबरा से डसवाएंगे, फिर तुम्हारे 2 दिन बाद में भी फांसी होने वाली है, तो मरने तो तुम वैसे ही वाले हो। लेकिन तुम्हारे पास में एक अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर तुमने कोबरा से मतलब हमने आपको डसवाया और अगर उसमें आप नहीं मरे तो आपको हम छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन उसके ब्रेन में साइकोलॉजी क्या फिट कर दी गई कि कोबरा से डसने के बाद में जिंदा भी रह सकते हो और मर भी सकते हो, ठीक है। ये साइकोलॉजी फिट थी उसके। अब मैं आपको कहूंगा मैं आपको सांप से डसवाऊंगा तो ना मरूंगा मरूंगा, और फिर लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया, क्या होगा? मरोगे मरोगे, है ना। तो फिर जब उसको कोबरा से डसवाने वाले थे तो उसको दिखाया तो क्या? कोबरा। फिर उसके आंखों पे क्या बांध दी? पट्टी, और फिर उसको आलपिन चुबो दी, लेकिन वो फिर भी मर गया। क्यों? क्योंकि उसके मेंटेलिटी में वो चीज क्या थी? फिट थी। क्या मुझे क्या है, कोबरा डस गया अब तो मैं मरूंगा ही मरूंगा, और वो वाकई तौर पे मर गया। तो ये हमारे मन में क्या होता है? साइकोलॉजी, एक भ्रम होता है कि दरअसल हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। आप ये सोच करके पूरी क्लास पढ़ लो कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं यकीनन लिख के गारंटी देता हूँ आपको पूरी क्लास पढ़ लो, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, पूरा सिलेबस समझ में नहीं आएगा। उस- अब देखिए, आप कब आए हो, मैं आपको थोड़ा सा और चीजें बताता हूँ, वैसे बतानी तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। आप लोगों ने 8वीं से स्टार्ट करते हैं, 8th क्लास से, और मुझे नहीं लगता कि मेरे जितने नंबर आपके कभी आए होंगे या मेरे जितना आप इतना टैलेंटेड भी मुझसे ज़्यादा रहे होंगे। 8th क्लास से, है ना। अगर मुझसे ज़्यादा परसेंटेज हो तो आप मुझे थोड़ा बता दीजिए कभी भी बीच में। 8th क्लास में तो मेरे परसेंटेज थे 60% थे, लेकिन पीछे एक शब्द और लिखा हुआ था, ग्रेड नहीं। बी का मतलब यहाँ पर एक ग्रेडिंग सिस्टम तो अब आया है, अब मतलब हमारे यहाँ पर आया है, लेकिन उससे पहले तो हमारे समय तो मतलब टीचर, हाँ, वो नंबर भी ऐसे देते थे जैसे उनको कोई घर से कोई प्रॉपर्टी छीन रहा हो ना, वैसे नंबर दिए जाते थे। हाँ, छोटा छोटा वैसे नंबर देते थे वो लोग। आज तो मैं सुनता हूँ तो मतलब मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा उसका। फिर बात आई, नहीं, परसेंटेज और भी शानदार है मेरे। मार्कशीट पड़ी है, यकीन ना हो तो मार्कशीट पड़ी है, मैं कभी भी आप चाहो तो, टैबलेट है ना मेरे पास में, वहाँ सब पड़ी है चीजें, तब कभी भी देख सकते हो। गवर्नमेंट स्कूल, शुद्धात्मक रूप से गवर्नमेंट में पढ़ा हुआ हूँ मैं। प्राइवेट का अपने कहीं नामो निशान नहीं है, सरकारी स्कूल के। तो 9th क्लास में अभी देते हैं कि नहीं देते, मैं अभी जस्ट और बताऊंगा आगे, सुनो तो सही। 9th क्लास में फिर क्लास आई 49%, 48 पॉइंट कुछ ऊपर है तो 49 ही लिख लो भाई, ऊपर वालों को भी क्यों घटाए, उनकी भी वैल्यू है, ठीक है। साइंस में नंबर कितना है? अब 37 में, अब ये जो नंबर आए ये कितने में से थे? इसमें से 80 में से नंबर और 20 में से नंबर, 20 में से इस 20 में से 19 नंबर कहां से भेजे गए? पीछे कितने बचे? 17, 17 या 18? ये अपनी उपलब्धि थी 80 में से, मतलब अपने कितने आए हैं? मेहनत के, कड़ी मेहनत के, पसीना लगा के एकदम जोर से। 17, 18 कितने हैं? 18 है? नहीं, 18 होंगे ना। हाँ, तो 18 नंबर अपनी मेहनत से आए हैं।
बड़ी लगन लगा करके जब मैं पढ़ा था तब। और पहली बार मेरा ग्रेस का रिकॉर्ड टूटा है हैट्रिक होते होते, नहीं तो मेरी हैट्रिक हो जाती यहाँ पर। फिर 11th-12th में आप लोगों ने सब्जेक्ट चूज भी किया होगा, क्या सोच करके चूज किया था? साइंस था या आर्ट्स था? साइंस, कॉमर्स, मैथ्स। मतलब जो इंटेलिजेंट है पीसीएम लिया, उससे थोड़े से कम थे वो बायो लिया। वही तो, मतलब ट्रेंड तो वही था, गलती से नहीं तो लोगों को लगा होगा ना ये। मेरी गांव में आज भी मेरी रेपुटेशन बहुत इंटेलिजेंट में होती है, बचपन से ही। लोग कहते हैं कि हमें बचपन से ही पता था कि ये बहुत कुछ अच्छा करेगा। उनको क्या पता कि मैं बचपन से कितना टैलेंटेड था। हम गांव में एक ही ट्रेंड था, जो पास हो रहा है वो इंटेलिजेंट है, जो फेल हो रहा है वो, हाँ, अपना ट्रैक रिकॉर्ड भले ही चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन हमेशा पास होते गए हैं, किसी भी मॉड्यूल में पास हो जाए। तो 11th-12th में मुझे जो सब्जेक्ट चूज करना पड़ा, हाँ ना, अपन ने एक सब्जेक्ट लिया और वो भी लिया नहीं, उसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हाँ, ऑप्शन इसलिए नहीं बचा था, 2009 से 11 तक मेरा 11th-12th का है। 9 में मेरा 10th का, तो क्या हो गया? अभी मैं समझाता हूँ वो भी थोड़ा सा। हाँ तो अभी थोड़ा सब्र रखो, मैं चीजें अभी भी बताता हूँ, उस पर थोड़ा सा और क्या रखना, थोड़ा सा, हाँ, पेशेंस। अभी तो आगे स्टोरी चालू हुई है, मजा तो आगे वाले स्टोरियों में आएगा। रिकॉर्ड भी हो रहा है, मैं यूट्यूब पे आज ये डालूंगा जरूर इस बात को, है ना, ताकि लोगों को पता रहे कि मामला है तो दरअसल है कैसे, है। तो 11th-12th में अपना सब्जेक्ट कौन सा चूज किया अपन ने? एग्रीकल्चर चूज। वो कोई ऑप्शन बचा नहीं था मेरे पास में। बचा इसलिए नहीं था कि साइंस में मार्क्स गए बहुत ज्यादा, कट ऑफ। हाँ, नहीं नहीं, वो तो छोड़ो, मैंने आर्ट्स में भी फॉर्म डाला था, है ना। वो उस समय 11th-12th में मेरिट बनती थी स्कूलों की, उसके आज भी यही होता है। मेरिट के आधार पर उस स्कूल में आपको क्या मिलेगा। कॉलेज में भी आजकल मेरिट सिस्टम चल गया, 11th-12th के बाद में अच्छे नंबर है तब आपको टॉप वालों को लिया जाएगा, पीछे वालों को हटा दिया जाएगा। मेरा आर्ट्स वाली स्कूल में ही नंबर नहीं आया, क्योंकि परसेंटेज कितने थे, और उस समय जो आर्ट्स में जिसका एडमिशन हुआ था लास्ट, उसकी कट ऑफ गई थी 53। तो अपन उस कट ऑफ से भी कितने पीछे थे, 4। लेकिन मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था, हमारे वहां पे 11 साइंस का अलग सेगमेंट स्कूल थी, न्यू बिल्डिंग, आर्ट्स कॉमर्स की अलग थी, ओल्ड बिल्डिंग करके स्कूल थी। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ, और सरकारी में भी मैं जिस स्कूल में पढ़ा था उसमें 4 क्लास ही थी, 9, 10th, 11, 12th। उसमें क्लास भी कितनी थी, 9, 10th, 11, 12th। 11, 12th हमेशा 12 बजे तक चलती थी, यानी उनका सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक का टाइम था। 9, 10th 12 से 5 चलती थी। 11th क्लास में भी 4 क्लासें थी, 12th में भी 4 थी। मैथ्स वाली और ये बायो वाली वो अलग कर दो, एग्रीकल्चर वाली अलग कर दो। और 9th में भी 6 सेक्शन थे हमारे पूरी स्कूल में, यानी 9th के 6 बैच, 10th के 6 बैच। ये सोचो तो वो स्कूल भर किससे जाती थी, केवल 4 क्लासों से। एक समय तक राजस्थान की टॉप स्कूल में हुआ करती थी वो नाम। तो अपना नंबर कितना आया उस स्कूल में आया, वो भी दूसरी कट ऑफ जब जारी की गई ना एग्रीकल्चर की, उसमें पहली वाले कट ऑफ में उस अपना भी नंबर नहीं था, लेकिन अपने को सब्जेक्ट कौन सा मिल गया। हाँ, यहाँ अपने परसेंटेज थोड़े से बहुत अच्छे बने, तो मेरी लाइफ के अच्छे परसेंटेजों में से एक है। 12th के परसेंटेज कितने बने? हाँ, 58.17% बने, ठीक ठाक है। उसका कारण ये था कि 5 प्रैक्टिकल होते थे हमारे। 11th-12th में प्रैक्टिकल कितने थे, 5। एग्रीकल्चर के 3 प्रैक्टिकल थे। अब तो आज ट्रेंड अलग है, एक केमिस्ट्री का है, एक बायो का था। प्रैक्टिकल कितने होते थे, 5। आपको ही पता, प्रैक्टिकल में आप पढ़ गए हो साइंस में, तो नंबर तो भरमार भरे पड़े मिलते थे। फिर बारी आई किसकी,
कॉलेज करने की, तो 12th के बाद में एक एग्जाम होता है जेट, वो अपना आज दिन तक नहीं निकला था। फिर अपन ने कॉलेज में आकर के सब्जेक्ट क्या किया, चेंज। मेरे साथ में एक लड़का पढ़ता था, कुलदीप सिंह करके नाम था उसका, और कुलदीप सिंह को मैंने कहा कि भाई यार तू, वो मुझसे सीनियर था, यार ऐसे सब्जेक्ट बता तो मुझे कॉलेज में पढ़ना नहीं पड़े, नंबर आ जाए मेरे। बोले आर्ट्स ले ले, और आर्ट्स में सब्जेक्ट ले तो हिस्ट्री। बोले कि अगर महाभारत के बारे में पूछे रामायण लिख के आ जा, रामायण के बारे में पूछे महाभारत लिख के आ जा, कॉपी में लिख के आ जाना, नंबर आ जाएंगे। हाँ ठीक है, तो वो नंबर आते गए। दूसरा सब्जेक्ट लिया जियोग्राफी, उसमें प्रैक्टिकल होता था, नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे। एक सब्जेक्ट लिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, तो तीनों के कारण मेरे बीए के तीनों ईयर के नंबर देखे और नंबर बहुत शानदार बने। ऑल ओवर ग्रेजुएशन के नंबर कितने हैं, 50.32%। और मेरी ग्रेजुएशन थी 2011 से लेकर के 2014 तक, ये 3 साल मेरे कॉलेज का टाइम पीरियड था ग्रेजुएशन का। मैंने 2014 से लेकर के 2016 तक हिस्ट्री में एमए किया। हाँ मैं समझाता हूँ ना, पढ़ाता भी किस लिए हूँ। तो 14 से लेकर 16 तक एमए किया, क्योंकि इस दौरान मैं आईएएस की कोचिंग के लिए आ गया। पहली बार जयपुर आया, उसके बाद दिल्ली गया, मुखर्जी नगर में। उसकी भी एक कहानी है। इससे पहले 2013 में मेरी शादी हो गई, और जैसे ही शादी हुई मैं अपनी वाइफ को हर बात पे कुछ कहा करता था। वो मुझसे पहुंचे हुए फकीरों में से थी, तो मैं उसको कुछ भी कहता, वो कहती है कि आप कौन से आईएएस आईपीएस थे जो मेरे फादर ये कर लेते हैं आपके लिए। अब तो एक काम करते हैं अपन, आईएएस और आईपीएस ही बनेंगे, जो आज दिन तक नहीं बन पाया। तो आईएएस, मैंने कहा आप तैयारी किसकी करेंगे, तो मेरे को वो बताने वाली कि ये आईएएस और आईपीएस की भी कुछ होता है, तो अपनी अच्छा मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा वही। अब भाई इससे बेटर तो क्या है, हाँ? तो वो वहीं से कॉपी पेस्ट मार लेना, अब वो फीलिंग्स नहीं आएगी वापस। हाँ हाँ, वो जो सोच समझ करके जो चीजें बोलनी होती है, वो सोच समझ करके बोली जाने वाली चीजें कभी भी आती नहीं है दरअसल, है ना। तो 2013 से लेकर के शादी हुई, तो उसके बाद में अपन 14 में तुरंत क्या करके बाहर निकल, मैं दिल्ली आ गया, लेकिन मैंने फिर भी फॉर्म लगा रखा अपने उसी कॉलेज से। 14 से लेकर 16 तक मेरे हिस्ट्री में क्या हो गई, पहले जयपुर फिर दिल्ली, है ना, फिर जयपुर और फिर दिल्ली, तो एमए हो गई। इसके बाद में मैंने 17 से लेकर के 19 तक मैंने की है बीएड। लेकिन इस बीच में 2016 में मैंने नेट का एग्जाम दिया हिस्ट्री से, और वो नेट मेरा क्या हो गया, लेकिन गड़बड़ हो गई एक। फिर नेट में ओबीसी कैटेगरी के लिए उनको जो नंबर चाहिए वो 50% चाहिए। नेट पास करने के लिए क्राइटेरिया है 50% का, अपने नंबर बहुत शानदार आए। मैंने जहां से हिस्ट्री किया था ना, तो एक मैडम थी, अभी कोटा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, विधि शर्मा, डॉक्टर विधि शर्मा। उन्होंने मुझे कहा कितना निकम्मा तू है, हैं? थोड़ा सा पढ़ लेता ना गधे यहाँ पे, तो तेरी क्या आ जाती, नेट क्लियर हो जाती। उस समय मुझे ऐसा फील नहीं आएगा नेट होता क्या है। मैंने कहा वापस कर देंगे, अगली बार कर देंगे। बोले अगली बार करने के लिए तेरे को ये 2 साल पहले फिर करना पड़ेगा। फिर जाकर के मामला, मैंने कहा अब सब्जेक्ट चेंज करते हैं। पहला अपना इंटरेस्ट किस में था, अब इंटरेस्ट चेंज, अब वापस क्यों, तो परसेंटेज नहीं बढ़ते ना। एमए में परसेंटेज 48% बने ना। एमए में मास्टर्स में आपको परसेंटेज चाहिए, अगर वो 50% है तो आपकी नेट काम आएगी, है ना, उसके बाद में नहीं आएगी। तो ये मामला था उस समय, ठीक है। उस समय अपना मामला क्या हो गया,
क्रॉस, यहाँ अपन यहाँ से भी क्लीन आउट। तो 2016 तक मैंने कोई मतलब सब्जेक्ट, मेरे को जो भी कहता था ना कि ऑप्शनल क्या रखोगे यूपीएससी में, हिस्ट्री रखेंगे। 2016 के बाद में माइंड चेंज, अब हिस्ट्री नहीं रखी, अब अपन सब्जेक्ट ही चेंज कर लेते हैं, अपन ज्योग्राफी सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो फिर मैंने 2016 से 19 तक तो बीएड की, और 19 से लेकर के मेरी 21 तक, 22 हो गए थे लास्ट तक, तो मतलब रिजल्ट आया जब तो वो 22 का ही है। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से मैंने ज्योग्राफी में एमए किया। हाँ हाँ, कोरोना से ठीक पहले मेरा एग्जाम हो चुके थे, रिजल्ट कोरोना के बाद में आया। हाँ वो तो चल रहा था, यहाँ अपना इंटेंशन पहले से ही नहीं था। नहीं प्रमोट नहीं, एग्जाम हुए ना हमारे तो बकायदा। ये तो मैं इधर उधर साइड, मतलब कुछ नहीं करे तो ये कर लें, फिर ये कर लें, वो उस वाले मामलों में किया। और यहाँ पर अपने परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज बहुत अच्छे हैं एमए में, 72 परसेंटेज है, ठीक है। लेकिन जिस उम्र में लोग पढ़ने लगते हैं, उम्र कौन सी है, मतलब जब कंपटीशन में पढ़ने लगते हैं 22-23, और मैं नवंबर 2017 से पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन क्लासेस में, और अपनी जिंदगी का पहला बैच आरएस और नीट का था। तो पहली बार जहाँ स्टार्टिंग किया था वो एक्स अमाउंट पे, है ना, आरएस और नीट का बैच था, ठीक है। यहाँ नहीं किया था, बाड़मेर पढ़ाना चालू किया था वहाँ पे। तो ये मामले अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब अगर इसको देख करके कोई एकेडमिक पृष्ठभूमि को देख करके ये कहते हैं कि ये लड़का इतना कुछ कर सकता है, तो नहीं है। और ज़िंदगी में मज़े भी खूब किए, लेकिन हाँ डेडिकेशन बहुत अच्छा था। जिस दिन मैं कोचिंग करने गया, वो 1.5 साल मैंने मज़े मारे। तब 2014 से लेकर के 2016 तक तो मैंने अपनी लाइफ में क्या किए थे, मतलब 15 तक मज़े किए, 1.5 साल मैंने खूब मज़ा किया। दिल्ली में गया तो था पढ़ने, लेकिन पढ़ाई नहीं की है, बाकी सब। और 2016 मतलब 16 के बाद में से मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को क्या किया था, पढ़ना चालू कर दिया था। वो दौर एक अलग गुजरा। और आरएस की तैयारी, फिर मेरे फादर एक्सपायर हो गए 2018 में। फाइनेंशियली कंडीशन मेरी ठीक थी घर की तो, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा चीज़ें होती है ना, तो उस मैनेज, अब मेरे पास दो अपॉर्चुनिटी, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि मैं भूखा मर जाऊं, मेरे पास में एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छी है। एक व्यक्ति की अगर मैं मान लो यहाँ बैठ करके तैयारी करूँ, पूरा सब सेटअप वेटअप बंद करके ताम झाम सारे के सारे, तो एक दिन में कितने रुपए चाहिए ताकि वो आदमी आराम से सरवाइव कर ले यहाँ, तब एक दिन का मतलब साल का कितना पैसा चाहिए। अब मुझे कोचिंग की तो नीड नहीं पड़ेगी अगर मैं करना चाहूँ तो, फिर भी कितना चाहिए, साल का 1.5 लाख चाहिए। और मेरे पर दिन खेती की इनकम है 1,000 रुपए की पर डे की, मतलब 12 महीने का मिला दो 365 दिन होते हैं। मतलब बहुत सारी जैसे अरंडी चलती है, कॉटन कपास चलता है ना, सरसों है, गेहूँ। मैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो इतनी सारी चीजें मिला करके तो मेरा आराम से 12 महीने का 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख की क्या हो जाती है, पैदावार मेरे हिस्से में आ जाती है। बाकी तो तो क्या फर्क पड़ता, आ रही तो सही है, गलत थोड़ी ना बोली अपन ने। भाई एग्रीकल्चर है तो है, उसमें कौन सा भाई अपन ने किसी की चोरी कर दी है ना। कोचिंग खोलने का क्या इंटेंशन था, कोचिंग खोलने का इंटेंशन यही था कि मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छे सिलेक्शन दे दूं आरएस और आईएएस में। मैं मैं तो जो आते हैं उनसे 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ। देखिए ऐसा भी
ऐसा भी नहीं है कि मेरा जिंदगी भर को फ्री पढ़ाने का इंटेंशन है। मेरा फ्री पढ़ाने का सिर्फ इंटेंशन अब तक इतना है कि जब तक मैं एक बार रिजल्ट ढंग का नहीं दे दूं ना, तब तक मुझे लोग जानेंगे नहीं। और मेरे पास में इतने बड़ इतना, हाँ, अभी पैसा बर्न कर रहा हूँ तो उसके बाद में पैसा अर्न होगा। आज मैं क्लास में ऐसा कई बार कहता हूँ, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि मैं अपने ताम झाम बेच करके घर चला जाऊं, तो उतना भी इन्वेस्टमेंट, हाँ, घर वाले हैं उनको कैसे रखूंगा फिर। तो बाकी भी तो सांसारिक लाइफ है ना। हाँ, नहीं नहीं, ऐस, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे स्वभाव में कभी भी कोई चेंजिंग नहीं आया आज दिन तक। मैं कॉलेज लाइफ में जैसा था, मैं आज भी अपनी लाइफ में वैसा ही हूँ। मेरे कॉलेज से लेकर के अब तक कभी भी कोई अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं है, अपने बिहेवियर में कोई चेंजिंग नहीं है। मैं सिरोही कॉलेज से पढ़ा हूँ। मेरा थिंकिंग भी आज दिन तक वही है। मैं जैसा पहले था ना, मैं आज, तो नहीं, मुझे तो लगता था कि मतलब दुनिया बहुत निकम्मी निकृष्ट तो पहले ही लगता था मुझे। हाँ, तो मुझे तो कोई नहीं, मैं तो जानता ही था पहले से ही कि दुनिया कोई काम की नहीं है अपने। और दूसरा, जब आपके पास पैसा होता है ना, मैंने रियल में लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस की है चीजों को, कि जब आपके पास पैसा है तब आपको लाखों लोग मिल जाएंगे करोड़ों रुपए देने वाले। दूसरा, मतलब कहीं मेरे साथ वाले जितने हैं ना, ये खुद सोचते हैं कि भाई तेरा काम चलता कैसे है, तो ये समझ में नहीं आता। मेरे महीने के फ्लैट की किस्तें भी जाती हैं, बड़ा अमाउंट जाता है, यहाँ का सेटअप बहुत बड़ा, तो इतना पैसा आता कहाँ से। आप जितना फीस देते हो ना, जितने जितने आए हैं यहाँ पे, जितने आप सब आए, जितने आप फीस देते हो ना, उससे मेरे यहाँ के जो ये एसी फूकेगी ना 12 महीने का, उसका ही नहीं निकलेगा, तो बाकी तो छोड़ ही दो आप। और दूसरा, मैंने आज दिन तक आपको कभी ये नहीं कहा होगा कि कुछ चीजें ये कर लो वो। मेरा इंटेंशन थोड़ा आगे की तरफ में ज्यादा है। मैं हमेशा व्यवहार बनाने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि पैसा बनाने में ज्यादा बिलीव करें, मैं थोड़ा सा हट गया हूँ। मैं हमेशा व्यवहार बनाने में बिलीव करता हूँ। जिस दिन आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आपका बिहेवियर आपके लिए सबसे अच्छा साधन बन करके आएगा। और उसी बिहेवियर का परिणाम है कि मेरे साथ में कुछ टीचर निःशुल्क पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं। जो मार्केट में 1000, 1200, 1500 रुपये पर घंटा लेते हैं, वो मेरे पास में एज अ फ्री पढ़ा करके। तो सिर्फ दिखने के लिए बहुत अच्छा है। जिसके नाम अच्छे हैं ना, उसके पास पैसा अच्छा है। हाँ, तो धीरे धीरे ही बनता, तो फिर उसके बाद में उनके पास ठीक ठाक पैसा है। लेकिन उन्होंने कितना मतलब कितना सेक्रीफाइस किया है। बस तो बड़ा बनना है तो करना पड़ेगा ना। आपको भी ज्योग्राफी सीखनी है, तो आपको पढ़ना तो, और मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ भी होने वाला नहीं है। कैसे? तो लाइव रिकॉर्डिंग बंद कर दी जाए? नहीं, क्लास बंद कर दी जाए? ठीक है।
अभी रुकिए, ठीक है, क्लास बंद कर देते हैं, फिर बात करते हैं।